तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है जी लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। देखिए, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो उसकी डेफिनेशन को समझना है, और उसके बाद फिर इसके कुछ मैथमेटिकली पॉइंट्स हैं। मैथमेटिकली पॉइंट्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करवाऊंगा। सबसे पहले आपने लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन की सिर्फ डेफिनेशन को समझना है कि वो डेफिनेशन में यहाँ पे क्या कह रहा है आपको। बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले उसने कहा जी गुलबर्ग और वैग जो है वो 1869 के अंदर उन्होंने एक लॉ पेश किया। इस लॉ के मुताबिक उसने कहा कि कोई भी शय है ना, जब वो रिएक्ट करेगी तो रिएक्ट करने के लिए, ठीक है, उसका जो रेट होगा, उसकी जो स्पीड होगी, रेट का मतलब स्पीड, पहले भी आपको बताया था, वो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। फॉर एग्जांपल देखिए ना, अगर आप 2 किलो कोई चीज़ लेते हैं, उन्हें आपस में मिक्स करते हो, उसको, ठीक है, उसका रिएक्शन करते हो, तो उसकी स्पीड कम होगी। लेकिन अगर आप रिएक्शन करते हो 200 किलो ला के, तो सिंपल सी बात है, उसका रिएक्शन और तेज़ होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल एक बोतल लेके आते हो सल्फ्यूरिक एसिड की और रिएक्शन करते हो, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिएक्शन इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा एक ड्रम ले आते हो सल्फ्यूरिक एसिड का, क्योंकि अब उसका एक्टिव मास बढ़ गया, तो रिएक्ट करने की स्पीड भी ज़ाहिर है बढ़ जाएगी। तो जितना ज़्यादा मास होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा उतनी ज़्यादा ही वो चीज़ रिएक्ट करेगी। उसके बाद और किसी रिएक्शन की जो स्पीड होगी ना, वो रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पे भी आपको वो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि रिएक्शन की स्पीड सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करेगी, और वो उसका एक्टिव मास है। जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा उतनी ज़्यादा ही उस रिएक्शन की रिएक्ट करने की स्पीड होगी, रेट होगा, रेट का मतलब स्पीड होगी। और वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। कौन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? जो एक्टिव मास होंगे वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना ज़्यादा मास ज़्यादा होगा, रिएक्शन करने वाले जितने ज़्यादा रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा ही स्पीड होगी। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपने अब बिरयानी बनानी है, तो अगर आप 1 किलो चावल लेंगे, उसका रिएक्शन किसी और तरह से होगा, स्पीड कम होगी। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल 20 किलो जो ज़ाहिर है बनाने हैं बिरयानी, तो उसकी ज़ाहिर है रिएक्ट करने की स्पीड ज़्यादा, क्योंकि उसमें एक्टिव मास अब ज़्यादा हो गया। तो जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा उतना ज़्यादा ही रिएक्शन का रेट, यानी रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा आमतौर पे वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि आमतौर पर एक्टिव मास से मुराद मोलर कंसंट्रेशन है। कह रहा है एक्टिव मास का मतलब जो है ना, हम लोगों को पता है कि मिकदार को कहते हैं। जितनी ज़्यादा मिकदार होगी उतना ज़्यादा ही रिएक्शन की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, उतनी तेज़ हो जाएगी। कहता है कोई भी आप चीज़ ले लो, उसका जो यूनिट होगा वो होगा जी मोल पर डीएम क्यूब। चाहे आप रिएक्टेंट ले लो, कोई भी रिएक्टेंट ले लो, उस चाहे कोई प्रोडक्ट ले लो, हर एक का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब ही आएगा। ये आपने याद करना है। और लॉ हमें ये कहता है कि आप चाहे रिएक्टेंट लिखो चाहे प्रोडक्ट लिखो, उसको आपने लिखना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि चाहे आप कोई भी रिएक्टेंट ले लो, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। प्रोडक्ट उसने यहाँ कहा नहीं हुआ, लेकिन उसने सिंपल सी हम लोगों को इशारा दे दिया कि अगर रिएक्टेंट लिया तो सिंपल सी बात है प्रोडक्ट तो बनेगा। तो आपने क्या करना है, उनको रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, उन दोनों के इर्द गिर्द आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने 9th के मैथ में मैट्रिक्स किया था, और कोई भी जब आप मैट्रिक्स लिखते थे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे। तो आई होप आपको ये लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। ये तो थी जी उर्दू मीडियम वालों की डेफिनेशन। अब मैं आपको जी इंग्लिश मीडियम वालों को रीड करवा देता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके ये मैथमेटिकली पॉइंट्स करवा दूंगा, जो कि आपको बड़े अच्छे से समझ आएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम जी रीडिंग कर लेते हैं इनकी जी इंग्लिश मीडियम वालों के लॉ की, जो कि बहुत सिंपल है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और केमिस्ट्री ऐसे ही बस हवा बना हुआ है जी, बहुत मुश्किल है। तो ये आपने देख ही लिया। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर जाके देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी जब तक आप यहाँ पहुँचेंगे। गुलबर्ग एंड वेग इन 1869 के अंदर उसने एक थ्योरी पेश की, दो साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक उसने ये कहा, जो स्पीड होती है ना, रेट का मतलब स्पीड, जिसके ऊपर कोई भी चीज़ रिएक्ट करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू इट्स एक्टिव मास के। वही बात जो उर्दू मीडियम में समझाई कि जितना ज़्यादा मास होगा किसी चीज़ का, उसकी रिएक्ट करने की स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 किलो चीज़ लेके आते हैं तो उसके रिएक्ट करने की स्पीड कम होगी। अगर आप 10 किलो चीज़ लेके आते हैं वही, तो उसकी रिएक्ट करने की स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी।
एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, और जो रिएक्शन की जो स्पीड होगी, रेट का मतलब स्पीड, वो डिपेंड करेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। फिर वो यही बात कर रहा है कि जितने ज़्यादा एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट होगा, अब एक्टिव मास जरूरी तो नहीं है एक हो, सो अब एक्टिव मास दो भी तो हो सकते हैं ना, तीन भी हो सकते हैं, तो तीनों को मिला के लिखेंगे। जब तीनों एक्टिव मासेस को इकट्ठा करेंगे तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा। कहता है जितनी भी चीज़ें चाहे इकट्ठी कर लें रिएक्टेंट वाली साइड पे, जब आप उन्हें इकट्ठा करोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे, तो जो उनका मास बनेगा वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने कस्टर्ड की फिर एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने दूध लिया जी 2 किलो, उसमें आपने जनाब चीनी डाली है, ठीक है, 1 पाव, और इसके अलावा आपने कस्टर्ड पाउडर डाला है, तो तकरीबन 2.5 किलो वज़न हो गया फॉर एग्जांपल। तो कहता है उन तीनों वज़न को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो प्रोडक्ट होगा, किस किस का प्रोडक्ट होगा, एक्टिव मासेस का, यानी उसमें दूध भी होगा, उसमें कस्टर्ड पाउडर का मास भी होगा, उसमें चीनी का मास भी होगा। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो मास आएगा जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ही रिएक्शन की स्पीड होगी। फॉर एग्जांपल आप 20 किलो दूध लेके आते हैं और इसके अलावा चीनी आप उसके अंदर तकरीबन 5 किलो डालते हैं, कस्टर्ड पाउडर, तो वज़न फॉर एग्जांपल हो जाता है जी वहाँ पे 27 किलो। तो वो एक्टिव मासेस उसमें कौन कौन से हुए, 3 हुए। जब उनके मासेस को इकट्ठा किया, प्रोडक्ट किया आपस में, तो वो हो गया 27 किलो। अब जितना ज़्यादा एक्टिव मास है तो रिएक्शन की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आमतौर पे वो आपको एक और चीज़ समझा रहा है कि एक्टिव मास जो होता है ना इज़ कंसीडर्ड एज द मोलर कंसनट्रेशन। एक्टिव मास का मतलब ये होता है कि मिकदार कितनी थी, मोलर कंसनट्रेशन का मतलब कि मिकदार कितनी थी, यानी एक्टिव मास का मतलब ये होता है कि मिकदार कितनी थी किसी भी चीज़ की। फिर वो ये कह रहा है कि आपने हर एक का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब लिखना है, चाहे कोई रिएक्टेंट है चाहे कोई प्रोडक्ट है, आपने हर एक का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब ही लिखना है। फिर वो ये कह रहा है कि चाहे कोई रिएक्टेंट है चाहे कोई प्रोडक्ट है, आपने उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये लॉ कह रहा है, ये लॉ मास ऑफ एक्शन हमें ये कह रहा है कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे ही आगे किया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन जब करेंगे तो उस पर मैं आपको समझाऊंगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इर्द गिर्द हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट ही लगानी है, और हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट का जो यूनिट है वो मोल पर डीएम क्यूब होता है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में मैं आपको कवर करवा दूंगा। लेकिन तो स्टूडेंट्स ये थी लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन की डेफिनेशन जो 2 नंबर की आती है। लॉन्ग क्वेश्चन अभी मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाना है। फिर हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को आगे सेंड करें, शेयर करें, और ताकि जो है चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की परेशानी ख़त्म हो। बहुत से लोग केमिस्ट्री की वजह से परेशान हैं, तो इस चैनल पे आपको इंशाल्लाह बहुत सी वीडियोस मिलेंगी। पूरी बुक इंशाल्लाह 2-3 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे इंशाल्लाह आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप रेगुलर लेक्चर्स लें और अपने दोस्तों वगैरह को, कज़न्स को ज़रूर लिंक्स आप जो है ना शेयर करें जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।